हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा है। और कैश बुक अच्छे से रिवाइज किया कि नहीं? इसका टेस्ट भी आ रहा है। गुड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे, राइट। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था कि आज की हमारी क्लास लंबी होगी बिकॉज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैंक रिकंसिलिएशन से कंप्लेंट रहती है। वो कहते हैं कि बड़ा ही अटपटा सा टॉपिक है, अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते इसमें, थोड़ा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ही सिंपल सादा टॉपिक है जिसको मैं आपको सिर्फ एक बार कराऊंगा और आपको जिंदगी में इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आज हम करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन। और सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन हम क्यों करते हैं। उसके बाद हम हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसे समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आखिर बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन है क्या। क्योंकि एक बार अगर हमें समझ आ गया कि बैंक रिकंसिलिएशन है क्या, तो हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे बुक में क्या होता है, अलग अलग मेथड दिए होते हैं। बुक में दिया होता है ये ऐड करना है, ये लेस करना है, और हम लोग क्या करते हैं उसको रट लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बुक में आपको दो चार मेथड मिल जाएंगे। जैसे उसमें लिखा होगा अगर ओवरड्राफ्ट हो तो ये चीजें ऐड करो, ये लेस करो। अगर पॉजिटिव बैलेंस हो तो ये चीजें ऐड करो, ये लेस करो। पासबुक हो तो अलग मेथड है, कैश बुक हो तो अलग मेथड है। वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज रिकंसिलिएशन करने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये वर्ड का मतलब समझना है कि रिकंसिलिएशन आखिर होता क्या है। देखो, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो अकाउंट्स हैं और दोनों अकाउंट में कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो उनको कंसिस्टेंट बनाना। अब ये इनकंसिस्टेंसी क्यों आती है? सपोज करो मैं आपका वेंडर हूं, मैं आपको सामान सप्लाई कर रहा हूं, राइट। तो जब भी मैं आपको सामान बेचूंगा मैं अपनी बुक्स में एंट्रीज करूंगा, मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा और सेल अकाउंट बनाऊंगा। उसी तरह आप क्या हो, आप मेरे बायर हो, राइट। आप जब भी सामान खरीदोगे आप मेरा अकाउंट बनाओगे और परचेज अकाउंट बनाओगे। तो जो भी एट द एंड ऑफ द डे, किसी भी पीरियड के बाद, मान लो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद, जब भी हम बैठेंगे अपनी बुक्स लेके, तो मैं अगर आपको कहूं कि भाई साहब मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेना है, तो आपकी बुक्स में भी यही आना चाहिए, राइट। आपकी बुक्स में भी यही होना चाहिए कि हाँ आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अगर ये दोनों अकाउंट हमारे मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ घपला जरूर है। अब ये घपला वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, राइट। नॉन वॉलेंट्री कैसे हो सकता है कि भाई आप लोगों से कोई गलती होगी, मैंने कोई सामान भेजा, बिल काट दिया, अभी सामान रास्ते में है, आपके पास तो पहुंचा ही नहीं, राइट। तो दोनों अकाउंट्स में मिसमैच हो सकता है। तो जब भी दो अकाउंट्स में मिसमैच होता है और उनको बराबर लाने के लिए हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और ज्यादातर बैंक के केस में तो ये बनती है क्योंकि बैंक में डिस्क्रिपेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, राइट। हमें सबसे पहले ये देखना है कि रिकंसिलिएशन जो है वो किसी भी दो अकाउंट्स के बीच में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैंक का रिकंसिलिएशन हो, कोई भी दो पार्टीज है, राइट। जैसे मान लो आपके 10 वेंडर है, 10 वेंडर्स की आप लिस्ट बनाओगे, आप देखोगे कि भाई आपने इन लोगों से सामान ले रखा है, आपने इसको इतने इतने पैसे देने हैं। आप उसके पास पैसे देने गए और उसका अकाउंटेंट तो कहता नहीं भाई साहब आपने तो हमें इतने पैसे देने, तो वो मैच नहीं कर रहा। आप मैच करने के लिए क्या करोगे? आप अपनी लिस्ट निकालोगे, देखोगे पूरे साल में कौन कौन सी परचेजेस की हैं, पूरे मंथ में कौन कौन सी परचेजेस की हैं, वो भी अपनी लिस्ट निकालेगा। फिर हम क्या करेंगे, टिक करके मैच करेंगे, टिक करके उसे मैच करते रहेंगे। उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा किसने क्या लिया, किसने क्या ज्यादा ले लिया, और एट द एंड होगा क्या, हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा दोनों का। ओके, सो दिस इज व्हाट द रिकंसिलिएशन इज। दूसरी चीज, रिकंसिलिएशन बैंकिंग सिस्टम में क्यों जरूरी हो जाता है, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, राइट। सो यहां पे मैं बुक्स बनाने वाला हूं। जैसे आपको पता है हम अपनी बुक्स बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। सो दिस इज द बुक्स ऑफ ए। ये मैं ए की बुक्स बना रहा हूं, राइट। और ए ने एसबीआई में अपना बैंक अकाउंट खुलवा रखा है।
तो ये है बुक्स ऑफ SBI, राइट। सो एक भाई साहब क्या करते हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलाते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो ए क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, काउंटर एंट्री होगी, कैश बुक में ये एंट्री हो जाएगी, राइट। उसके बाद SBI क्या एंट्री करेगा, बताओ। अब आप बैंक हो, अब SBI के नजरिए से देखो कि SBI अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। SBI क्या करेगा जी बताओ। SBI के पास तो कैश आ रहा है, वो क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए से आ रहा है। सो लेट्स से 1 लाख, 1 लाख उसका अकाउंट ओपन हो गया, राइट। अब ध्यान से देखो, हम क्या मेथड फॉलो करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश के केस में जो भी आपकी रिसीट्स हैं, हम कैश बुक में करते हैं क्या, अब जो भी आपकी रिसीट्स हैं उसको क्या करोगे, डेबिट में डालोगे, और जो भी आपकी पेमेंट्स हैं उसको आप क्रेडिट में डालोगे, राइट। यही करते हैं हम लोग। बट बैंक क्या करेगा, बैंक के पास जब भी पैसा आएगा बैंक कैश को डेबिट करेगा, क्रेडिट आपको करेगा। उसी तरह मान लो आपने किसी पार्टी का चेक काटा, आपने किसी को पेमेंट कर दिया, राइट, या आपने परचेजेस किए हैं कैश में, तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट्स से 50,000, 50,000, राइट। अगर आप ये कैश में पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इस केस में तो कोई डिस्क्रिपेंसीज होती ही नहीं है। अगर मान लो ये पेमेंट मैं कर रहा हूं बैंक के थ्रू, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए थे, उसमें से मैंने 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, मैंने परचेजेस की, तो बैंक से मेरे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। होगा क्या, मैं चेक काट के दूंगा और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। जब मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक तो कैश दे रहा है, बैंक क्या करेगा, टू कैश अकाउंट, बैंक की तरफ से तो कैश जा रहा है, बट बैंक पैसे दे किसको रहा है, बैंक उस थर्ड पर्सन को नहीं जानता जिसको मैंने चेक दिया, बैंक किसे जानता है, मुझे। वो जब चेक उसके पास आएगा वो किसके साइन वेरीफाई करेगा, मेरे साइन वेरीफाई करेगा। साइन वेरीफाई हो गया, इसका मतलब मैंने बैंक को कहा कि भाई मेरे पैसे उसको दे दे, बैंक उसको ट्रांसफर कर देगा। तो वो पैसे एक्चुअल में बैंक किसे दे रहा है, मुझे दे रहा है। तो बैंक इसके लिए क्या करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश, सॉरी, राइट। नाउ इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। मान लो हमने कैश में सेल्स की हैं, ठीक है, चेक के थ्रू सेल्स की हैं, सो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट बैंक क्या करेगा, बैंक के पास तो पैसा आ रहा है, और किससे आ रहा है बताओ, सेल हमने किसी भी थर्ड पार्टी को की है, लेट्स से हम सेल करते हैं या डेटर करते हैं, मुझे किसी पर्सन ने चेक दिया, मैंने उसका चेक रिसीव किया, राइट। अब उस चेक को मैं करूंगा क्या, अपने बैंक को दूंगा, और वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल जब हम करते हैं तो लेट्स से 20,000 का अमाउंट है, हमने बैंक टू सेल कर दिया, हमने क्या किया, बैंक को डेबिट किया यहां पे, राइट, और डेटर को या सेल को क्रेडिट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट में हमने क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट किया, हमने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाया। बट बैंक वाला क्या करेगा, जैसे उसके पास चेक एंड कैश हो जाएगा, बैंक वाला हमारे अकाउंट को बढ़ा देगा, उसके पास कैश रिसीव हो रहा है, राइट, और वो क्रेडिट किसको कर रहा है, पार्टी को, 20,000। सो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, अब हम इसी से एक बैंक अकाउंट बना के देखते हैं, बैंक अकाउंट SBI। सो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं जी। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू कैश 1 लाख,
उसके बाद परचेज टू बैंक, तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, बाय परचेजेस, कितना 50,000। फिर बैंक टू सेल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स, कितना 20,000। और अगर मैं इसका कैरी डाउन निकालूं तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा जी, 70,000। ठीक है सर। उसी तरह जैसे मैं अकाउंट बना रहा हूं बैंक का, बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा अकाउंट बनाएगा। बैंक किसका अकाउंट बनाएगा, एज अकाउंट, राइट। तो जो बैंक ए का अकाउंट बनाएगा उसमें बैंक क्या लिखेगा, पहली एंट्री क्या थी, कैश टू ए, तो ए के अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय कैश, कहां गया जी, क्रेडिट में गया 1,00,000। फिर ए टू कैश, सो टू कैश कितना 50,000, और यहां पे बाय कैश 20,000, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 70,000 का। तो अभी हम समझते हैं कि हम क्या करते हैं, जब बैंक में जाते हैं हमें एक पासबुक मिलती है, या बैंक वाला आपको एक बैंक स्टेटमेंट देता है। प्राइवेट बैंक्स में आप ऑनलाइन निकालते हैं ना, एक स्टेटमेंट होता है, उसमें क्या होता है, वो आपको आपका ही अकाउंट देता है। उसने सेम यही जर्नल एंट्रीज कर रखी होती हैं और वो आपका अकाउंट बना के देता है, राइट। उसके ऊपर लिखा होता है ना अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, राइट। सो जो अकाउंट नेम है, तो वो क्या कर रहा है, बैंक आखिर में आपका अकाउंट बना रहा है। और बैंक जब भी आपका अकाउंट बनाएगा, आप उसके लिए क्या हो, पर्सन हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब भी आप उसको पैसे दे रहे हो वो आपको क्रेडिट करेगा, जब भी आप उससे आपको वो पैसे दे रहा है, यानी कि आप पैसे ले रहे हो, तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता क्या है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम है वो आमने सामने दे रखे होते हैं। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। तो होता वो भी अकाउंट ही है, कुछ अलग नहीं होता। वो आपको इस तरीके से अकाउंट देते हैं, एक साइड लिखा होता है डेबिट, एक साइड लिखा होता है क्रेडिट। सो क्रेडिट मतलब हो गया डिपॉजिट, और डेबिट मतलब हो गया विड्रॉ। जी ये बिल्कुल उल्टा हो गया आपकी बुक से, बिकॉज आप बैंक का अकाउंट बना रहे हो और बैंक वाले आपका अकाउंट बना रहे हो, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा। सो सबसे पहले होगा क्या, डेबिट द विड्रॉल्स। देखो जैसे हमने सबसे पहले एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू ए, तो बैंक क्या करेगा, यहां पे लिख देगा टू ए, किसमें डालेगा, क्रेडिट में 1,00,000। और एक लास्ट में उन्होंने बैलेंस का कॉलम बनाया था जिसमें साथ के साथ वो बैलेंस लिख देते हैं कि भाई अब बचा कितना। उसके बाद ए टू कैश, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय ए डेबिट में 50,000। अभी बैलेंस कितना बच गया जी, 50,000। फिर टू ए, सॉरी यहां पे ए नहीं आएगा, यहां पे कैश आएगा। सो टू कैश कितना 20,000 डेबिट में, और यहां पे कितना आ गया 70,000। तो जो बैंक आपको स्टेटमेंट देता है या जो आपको पासबुक देता है वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता। बैंक वाले जो अपनी बुक्स में आपका अकाउंट बनाते हैं वही होता है। सो एस अकाउंट जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं वो एक्चुअल में है क्या, सिर्फ ए का अकाउंट है, जो किसने बनाया, एसबीआई ने बनाया। एसबीआई क्या है, बैंक है, राइट। सो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक में जो बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट मतलब क्या है, प्लस, और क्रेडिट मतलब क्या है, माइनस। यानी कि हम सारी रिसीट्स को क्या करते हैं, डेबिट, और पेमेंट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। जबकि बैंक क्या करता है, बैंक के लिए बैंक्स की बुक में क्या होगा, बैंक्स की बुक में जो आपका अकाउंट है अगर वो डेबिट है इसका मतलब क्या है, माइनस, यानी कि पेमेंट और विड्रॉल। और अगर ये क्रेडिट है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और डिपॉजिट। सो सबसे पहले हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि हम प्लस माइनस जो करना है वो कैसे, उसको ध्यान में रखना। अगर बैंक वालों की बुक्स में आपका क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस यू हैव अ
पॉजिटिव बैलेंस। अगर आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, इट मींस यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। अगर आपका डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो बैंक का क्रेडिट में होगा, राइट। जो पासबुक का बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे मेरा डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 70,000, तो पासबुक में वो बैलेंस कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है 70,000। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी बुक्स हैं उसमें डेबिट मतलब क्या है, पॉजिटिव, और क्रेडिट मतलब क्या है, नेगेटिव। बट बैंक्स की बुक्स में डेबिट मतलब क्या है, नेगेटिव, और क्रेडिट मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा उल्टा क्यों है ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। होता कुछ नहीं है, वो आपका अकाउंट बनाता है और आप उसका अकाउंट बनाते हो। आप अपनी बुक्स में जब बैंक अकाउंट लिखते हो तो आप उसको एज एसेट, रियल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो इस तरीके से आप सारी रिसीट्स को क्या कर देते हो, डेबिट, और सारी पेमेंट्स को क्या कर देते हो, क्रेडिट। बैंक वाला क्या करता है, वो आपका अकाउंट बनाता है, राइट। वो आपका अकाउंट बनाता है, तो वो क्या करता है, जब भी पैसा जमा हो रहा है क्या करता है, क्रेडिट, और जब भी पैसा विड्रॉ हो रहा है क्या करता है, डेबिट। तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन निकल गया जी कि बैंक वाले पासबुक का क्रेडिट मतलब कैशबुक का डेबिट, और कैशबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक का डेबिट, राइट। तो दोनों ऑपोजिट है। दोनों ऑपोजिट क्यों है ये हमने क्लियर कर लिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ जी बच्चों, तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया कि आखिर पासबुक और कैशबुक के जो बैलेंसेज है वो एक दूसरे से ऑपोजिट क्यों होते हैं, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं साइड में कहीं। सो कैशबुक और पासबुक, कैशबुक का डेबिट मतलब क्या है, पॉजिटिव, और क्रेडिट मतलब क्या है, नेगेटिव। और पासबुक का क्या है, डेबिट मतलब, बताओ बताओ, डेबिट मतलब नेगेटिव और क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। सो कैशबुक में डेबिट क्या है, पॉजिटिव, और क्रेडिट क्या है, नेगेटिव। कैशबुक में डेबिट मतलब डिपॉजिट और पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट मतलब नेगेटिव और विड्रॉल। पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉल और नेगेटिव बैलेंस, और क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस और डिपॉजिट। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है आपको, आगे चले। अब चीज आती है रिकंसिलिएशन। आखिर रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं बैंक में 10,000 रुपए जमा कराऊं और बैंक वाला मुझसे कहे कि सर आपके अकाउंट में तो 8,000 ही रुपए। चलो अभी ये भी देखते हैं। पिछली एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि ये डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट क्यों होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ आ गया कि बैंक वाला जो आपको बैंक स्टेटमेंट दे रहा है वो आखिर में आप ही का अकाउंट है जो उसने प्रिपेयर किया है, राइट। चलो, तो इसको भी हम बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने कैश बुक अच्छे से किया ओके। सो दोबारा, ये है एज बुक और ये है बुक्स ऑफ एसबीआई। कोई भी बैंक ले लो, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोई भी बैंक ले लो, राइट। सो होता क्या है, मैं क्या करता हूं, कैश बुक बनाता हूं, ठीक है। उसमें अलग अलग कॉलम होंगे, कैश का कॉलम होगा, बैंक के अलग अलग कॉलम होंगे। मैं समझ रहा हूं कैश बुक इज इक्वल टू माई बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पे मैं जब कैश बुक बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, मैं बाकी कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। सो मेरे लिए कैश बुक इज एज इक्वल टू माई बैंक अकाउंट। और बुक्स ऑफ एसबीआई, एसबीआई किसका अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट। एसबीआई की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, ए का अकाउंट बनेगा, राइट। तो अभी हम काम करते हैं, कुछ एंट्रीज करते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये डिफरेंस आता क्यों है, राइट। तो सबसे पहले मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक में 1,00,000 रुपए जमा कराए, तो ऑब्वियसली बात है मैं काउंटर एंट्री करूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,
कैश, मैं कॉन्ट्रा भी लिख देता हूं, कितना, 1 लाख। तो यहां पे बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक को तो पैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ए से, क्रेडिट द गिवर, तो ए को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा बाय कैश 1 लाख, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ सामान खरीदा, राइट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, 50,000 रुपए का सामान खरीदा, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, बाय परचेजेस 50,000, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए निकल गए। इन्होंने भी क्या किया, टू कैश मेरे अकाउंट से 50,000 निकाल दिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी ये मान लिया कि वो पैसे इन्होंने मुझे दिए, राइट, क्लियर है, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कस्टमर होते हैं बड़े अच्छे, जो आपको टाइम से पैसे दे देते हैं, और इनफैक्ट टाइम से पहले देते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं हमारे उज्जवल जैसे, जो टाइम से बहुत बाद में पैसे देते हैं, राइट। सो आपको पैसे जो आए हैं बहुत देर बाद आए, ठीक है, या पहले आए, दोनों में समस्या आ जाती। देखो कैसे, मान लो किसी ने पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, कोई बहुत ही अच्छा कस्टमर था, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। वैसे आज की डेट में मैसेज वगैरह आते हैं, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता चला, हमारे अकाउंट में किसी ने पैसे डिपॉजिट करा दिए। तो कोई अगर मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उनके पास तो कैश आ गया। सो लेट्स से 20,000 किसी ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराया, तो मेरा बैलेंस यहां पे बढ़ गया, मुझे पता नहीं है, मैंने कोई एंट्री नहीं की, राइट। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, भाई मैंने किसी अपने वेंडर को पेमेंट की, मैंने चेक काट के दिया, और जो वेंडर भाई साहब थे वो बहुत ही सुस्तराम थे, उन्होंने क्या किया, वो चेक गल्ले में डाल के रख दिया। अब अगर आप गल्ले में चेक डाल के रखोगे तो आपके बैंक अकाउंट वाले को, बैंकर को क्या सपना आएगा कि आपके पास चेक आया। आपको करना क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, जब आप किसी भी पार्टी को चेक काट के देते हो तो वो पार्टी उसे अपने अकाउंट पे ही चेक को अपने बैंक अकाउंट में जमा कराती है, फिर उस बैंक अकाउंट का जो पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, वो आपके बैंक के पास जाएगा, साइन वेरीफाई होंगे और फिर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर ही कर देते हैं। लेट्स से ए ने बी को चेक दिया, राइट। ए का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और बी का अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक, और अकाउंट पे ही चेक है, मैं बीरर चेक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसने 1 तारीख को, लेट्स से 1 मार्च को चेक काटा, चेक काट के बी को दे दिया, तो ये क्या एंट्री करेगा, बताओ बताओ बताओ, बी टू बैंक, तो हम एंट्री क्या करेंगे बैंक में, बाय बी। हमारी एंट्री कब हो रही है, 1 मार्च को हो रही है, तो 1 मार्च को मैंने पेमेंट कर दी है बी को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेट्स से 50,000 की मैंने पेमेंट कर दी, ओके। सो मैंने 50,000 रुपए की पेमेंट बी के अकाउंट से कर दी, बट बी के पास ये चेक आया, बी आइडली क्या करेगा, इस चेक को अपने बैंक को देगा। इसका बैंक कौन सा है जी, आईसीआईसी बैंक है, सेम बैंक भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसी बैंक फिर किसके पास आएगा, एसबीआई के पास, साइन वेरीफाई होंगे और फंड ट्रांसफर हो जाएंगे आईसीआईसी बैंक को, और आईसीआईसी बैंक बी के अकाउंट में उतने पैसे ऐड कर देगा, राइट। सो ये होता है अकाउंट पे चेक का होल प्रोसेस। बट यहां पे जो बी भाई साहब है वो बहुत ही बी से बहुत सुस्त है, तो बी भाई साहब ने क्या किया, वो चेक जो था फोल्ड करके अपने वॉलेट में डाल लिया या अपने ड्रॉर में रख दिया, उसको डिपॉजिट कराना भूल गया। तो लेट्स से इसने डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो ना तो इसका बैंक हमारे बैंक के पास आएगा, ना ही हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। बट हमने तो डिडक्ट कर लिया ना, मेरा अकाउंटेंट बैठा है, राइट, मेरा अकाउंटेंट बैठा है, मैंने उसको कहा भाई उसको चेक काट दे, उसने जैसे ही चेक काटा, मैंने साइन किए, वो साथ के साथ एंट्री पोस्ट कर लेगा। वो तो इंतजार नहीं करेगा ना कि जिस दिन भाई साहब को याद आएगा वो चेक लगाएंगे, उस दिन हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे, उस दिन मैं एंट्री करूं, वो तो उसी टाइम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। सो मैंने तो उसी टाइम एंट्री पास कर दी और 50,000 को अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मैंने क्या कर दी, एंट्री बी टू बैंक, बट बी ने कोई ऐसी एंट्री नहीं की, राइट, बी ने ऐसी कोई एंट्री की ही नहीं। तो अगर बी ने कोई ऐसी एंट्री नहीं की तो उससे क्या होगा बताओ,
मेरे अकाउंट से क्या पैसे डिडक्ट होंगे? नहीं। लेट्स से मैं आपको एक चेक काट के दूं और आपको कहूं भाई साहब इसको अपने जेब में ही रखना, यूज मत करना, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट ही नहीं होगा। उसी तरह मान लो किसी ने मुझे चेक दिया, राइट। अब अगर मैं उल्टा देखूं, मान लो बी भाई साहब जो है वो मुझे चेक दे रहे, तो जैसे भी मुझे चेक देगा मैं एंट्री क्या करूंगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, राइट। सो लेट्स से मुझे 20,000 रुपए की पेमेंट आ रही, मेरे पास चेक आया, मैंने अकाउंटेंट को दिया, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर ली? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। और इसमें एक काम करते हैं, हम नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कर देते हैं इसे। सो बैंक अकाउंट टू सी, मेरे पास पैसे कितने आ गए जी? 20,000 रुपए। बट ये 20,000 रुपए मेरे पास आए, बट क्या बैंक में डिपॉजिट हुए? जैसे ही मेरे को चेक मिलेगा क्या वैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे? नो। होगा क्या? मैं उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, मेरा बैंक कंसर्न बैंक के पास जाएगा, पैसे कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। बट अगर मैं वो चेक फोल्ड करके जेब में डाल के रखूं तो मेरा बैंकर को सपना नहीं आएगा कि भाई सर के पास पैसे आए जमा कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, राइट। तो होगा क्या? मैंने तो अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, बट बैंक वालों ने कुछ भी ऐड नहीं किया, राइट। बैंक वालों ने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मेरा वहां पे बैलेंस देखो मैच नहीं करेगा कभी भी इससे। और क्या डिस्क्रिपेंसी आ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को कोई पार्टी चेक दे, मैंने ऐसे डाल दिया सी, ठीक है, ओके, ये एंट्री कर दी, चेक गया जी बैंक के पास, बैंक वालों ने देखा इसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है जी, चेक डिसऑनर हो गया। तो क्या उस केस में मेरे बैंक में पैसे जुड़े रहेंगे? नो। मैंने तो एंट्री कर दी बट अभी डिसऑनर की एंट्री नहीं की है, मैंने ऐसे डिपॉजिट की एंट्री की है, मुझे नहीं पता कि चेक डिसऑनर हो गया। चेक पहले जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद डिसऑनर होगा, उसके बाद आपको लेटर आ जाएगी जिसमें आपका चेक लगा होगा, बैंक वाले आपको वो एक्चुअल में चेक वापस कर देते हैं और उसके साथ लिख देते हैं कि भाई इनसफिशिएंट अमाउंट के कारण मतलब चेक बाउंस हुआ है, या सिग्नेचर मिसमैच के कारण चेक बाउंस हुआ है, राइट, या कोई अमाउंट में गड़बड़ है, डेट में गड़बड़ है, वो एक नोट सा लगा के भेज देते हैं कि भाई आपका चेक वापस क्यों हुआ। तो जैसे मेरा चेक वापस आएगा वो तो 2-4 दिन बाद आएगा, राइट। आज ही डिपॉजिट किया, आज ही तो नहीं मुझे पता चल जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, मेरे अकाउंट में अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं, राइट। तो मैंने ऐसे चेक डिपॉजिट किया, उधर बाउंस हो गया, मुझे नहीं पता जी क्या हुआ, मेरे अकाउंट में तो पैसे डिपॉजिट नहीं हुए, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, राइट, और बैंक चार्जेस भी काटता है। लेट्स से आपको कहीं से कोई ब्याज आया, आपको पता है ब्याज आपको साल में 2 बार भी मिलता है, 4 बार भी मिलता है, ये अपने बैंक्स के नॉर्म्स है। नॉर्मली क्वार्टरली पेमेंट होती है, कई नेशनलाइज्ड बैंक में हाफ ईयरली पेमेंट से 6 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका पैसा है आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो लेट्स से आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, वो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट। अब बैंक वालों के लिए तो इंटरेस्ट जो आपको पे कर रहे हैं वो खर्चा है, राइट। तो इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, और वो इंटरेस्ट दे किसको रहे, आपको। सो एंट्री क्या हो जाएगी जी, बताओ, इंटरेस्ट टू ए, राइट। सो हम बाय इंटरेस्ट, लेट्स से 1,000 रुपए हमारे बैंक में ब्याज का जमा हो गया, बट हमें तो पता नहीं, इंटरेस्ट जब क्रेडिट होता है अकाउंट में तो उसका नॉर्मली मैसेज भी नहीं आता। अगर वैसे कोई चेक वगैरह डिपॉजिट हो तो मैसेज आ जाता है, इंटरेस्ट क्रेडिट होने का ऐसा कोई मैसेज नहीं आता। तो भाई मुझे तो कोई मैसेज भी नहीं आया और मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए जमा हो गए। जब तक अकाउंटेंट स्टेटमेंट नहीं देखेगा या पासबुक नहीं देखेगा उसको कैसे पता चलेगा कि भाई बैंक में इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया, राइट। और इसी हल्लम गुल्ले के बीच में 31 तारीख आ गई और मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, भाई साहब मुझे बताओ मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने, राइट। तो मेरा अकाउंटेंट जो है अकाउंट लेके बैठा, उसने उसको क्लोज करना शुरू किया। उसने देखा रिसीट साइड पे कितना है जी, 1,20,000, और पेमेंट साइड पे कितना है, 1,00,000। तो उसने बोला सर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं जी, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है, सॉरी डेबिट बैलेंस आ रहा है, कैरी डाउन कितना, 20,000,
ये क्लियर है? कैसे आया? 1,20,000 माइनस 1,20,000, राइट। अब मैंने क्या किया, अपने ब्रांच मैनेजर को फोन किया, बैंक मैनेजर को, उसको बोला सर बताइए मेरे अकाउंट में पैसे कितने। तो बैंक मैनेजर ने कहा ओके रुको मैं अभी स्टेटमेंट निकाल के बताता हूँ। बैंक वाले ने स्टेटमेंट निकाली, उसने देखो कितना निकाला, उसने किया 1,21,000 माइनस 50,000, कितना आया जी? 71,000। ये कैरी डाउन आ गया कितना? 71,000। मेरा बैंक मैनेजर मुझे बोला कि सर आपके अकाउंट में 71,000 है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए है, तुम बोल रहे हो 71,000 है। जरूर मेरे अकाउंटेंट ने कोई घपला किया, राइट। मैंने अकाउंटेंट को पकड़ा, मैंने कहा भाई ये क्या गड़बड़ है, मेरा मैनेजर बोल रहा है और स्टेटमेंट भेज रहा है कि 71,000 है, तू कह रहा है कि भाई मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए, ये क्या गड़बड़ है? अब इस गड़बड़ का पता कैसे चलेगा? आपको पता लग रहा है ना कि ये गड़बड़ आखिर में है क्या? इसने कुछ अलग एंट्रियां की हैं, इसने कुछ अलग एंट्रियां की हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैच तो हो ही नहीं सकता, राइट। अगर दोनों सेम सेम एंट्रियां करें तभी मैच करेगा ना, और इसी मैच कराने को हम क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन, राइट। तो इसी को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन। ऐसे में अगर अकाउंटेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना आती हो तो वो तो बेचारा फंस जाएगा जी। वो कैसे बताएगा कि भाई मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, ये 51,000 का कोई घपला नहीं है, एक्चुअल में एंट्रीज का हेरफेर है। ये तो उसे क्लियर करना पड़ेगा ना, राइट। सो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको ऐसे हटा दो यहां से, ओके। सो यहां पे हम एक छोटी सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। और अभी 15-20 मिनट में आपको बैंक रिकंसिलिएशन इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लाओगे असाइनमेंट के। सो मैं यहां पे बना रहा हूं BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये यहां पे मैं छोटा सा वर्किंग के लिए रख लेता हूं, राइट। अब आपने स्कूल में थोड़ा बहुत किया होगा, आपको याद होगा यहां से शुरू करना है वहां से शुरू करना है। भाई मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अभी आप बोलो कहां से शुरू करूं, कैश बुक से या पासबुक से, राइट। और इसमें मैं आपको कुछ अलग तरीका सिखाने वाला हूं, वो तरीका ध्यान से आपको सीखना है, राइट। और वही तरीका इस्तेमाल करना है। आपको हो सकता है कि एक दिन वो तरीका थोड़ा अजीब लगे, बट उस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे, राइट। सो मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं कैश बुक से। तो बताइए सर मेरे कैश बुक में बैलेंस कितना है? 20,000। और मुझे बताना है कि जो पासबुक का बैलेंस है जो कि 71,000 है वो कैसे आया, राइट। जो पासबुक का बैलेंस है 71,000 वो कैसे आया? तो सबसे पहले देखो, आपको यहां पे मैं नकल मारना सिखाऊंगा। देखो जिससे स्टार्ट करो उसके ऑपोजिट आपको पहुंचना है। जैसे यहां पे मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पहुंचना कहां है? पासबुक पे। तो मैं किसकी नकल करूंगा? पासबुक की नकल करूंगा। मैं ये मान लूंगा कि पासबुक वाले धन्य हैं, जो पासबुक करेगी मैं भी वही करूंगा। मैं सबसे सुप्रीम किसको मान रहा हूं? पासबुक को। पासबुक की चाल को देख के मैं अपनी चाल बदलूंगा, राइट। तो मुझे क्या करनी है भाई? नकल करनी है। जो पासबुक कर रहा है मुझे पासबुक के बराबर आना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, राइट। कोई नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस कुछ अभी दिमाग में मत लाओ, राइट। कैश बुक में मेरे पास कितने हैं? 20,000। पासबुक में कितने आ रहे हैं? 71,000। मैं अभी कहां हूं? कैश बुक पे। अगर मैं कैश बुक पे हूं तो अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो वो कैश बुक में ही होगा ना, पासबुक के तो बराबर आना मुझे। तो मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं किसकी नकल कर रहा हूं जी? पासबुक की। चलिए जी अब हम क्या करेंगे? टिकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कैश में 1 लाख रुपए आया, मैंने टिक कर लिया। क्या यहाँ पे भी आया है जी? आया है जी, टिक हो गया। यहाँ पे पेमेंट हुई है 50,000 की, टिक हो गई। यहाँ पे भी पेमेंट हुई है 50,000 की, टिक हो गई। यहाँ पे सी से पैसे आए हैं 20,000। भाई यहाँ पे तो कोई पैसा नहीं आया, बताओ यहाँ पे कोई पैसा आया? 20,000, हाँ जी आ रखा है, राइट। ये डायरेक्ट डिपॉजिट था, ये डायरेक्ट डिपॉजिट था, वो सी की पेमेंट अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे सी से पैसा आया, यहाँ पे सी का कोई पैसा नहीं आया। तो भाई हमें सी से चेक मिला था, उसके 20,000 रुपए हमने डिपॉजिट कर रखे हैं, वो 20,000 कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किए,
राइट, अगर आपको एग्जांपल याद है। सो सी से मुझे पैसे कितने आ रहे हैं? 20,000। मैंने इसको क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। सो मैं क्या हूं? कैश बुक। मुझे जाना कहां है? पासबुक। सो सी का डिपॉजिट ऐड किया है मैंने 20,000। पासबुक ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर मुझे पासबुक के बराबर आना हो तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा 20 से। अगर मैं माइनस कर लूं तो मेरा इफेक्ट 0 हो गया, मैं पासबुक के बराबर आ जाऊंगा, हाँ या ना? क्लियर है? कॉम्प्लिकेटेड? देखो इसमें मत उलझो। ये जो डिपॉजिट था 20,000 रुपए का, ये सी का डिपॉजिट नहीं है। जब हमने एग्जांपल ली थी, अगर आपको याद हो, तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट किसी कस्टमर ने कर दिया था हमारे अकाउंट में 20,000। ये सी ने हमें चेक दिया था 20,000 का। दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों टिक नहीं हो सकते। सो सी का डिपॉजिट जो है हमारे पास 20,000 रुपए, हमने यहाँ पे क्या कर रखा था? ऐड। बैंक वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो हम इसके बराबर आने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक कॉलम बना लेंगे लेस का, एक कॉलम बना लेंगे ऐड का। तो लेस में हम लिख देते हैं चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड नॉट एनकैश्ड। मैंने चेक डिपॉजिट कराया बट वो एनकैश नहीं हुआ। नॉट एनकैश्ड और नॉट क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे जो 20,000 रुपए सी के मैंने ऐड किए कैश बुक वालों ने, वो पासबुक वालों ने 20,000 रुपए ऐड नहीं किए। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको लेस कर रहा हूं ताकि मैं पासबुक के बराबर आ जाऊं, राइट। जब भी आप क्वेश्चन करोगे आप ये रफ वर्किंग जरूर बनाओगे, राइट। सो कैश बुक और पासबुक ऐसे आपको वर्किंग बनानी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या हो, इस साइड पे आप खुद हो। जैसे अभी आप क्या हो? कैश बुक हो। आपने 20,000 रुपए ऐड किए, पासबुक वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो भाई? रिवर्स कर दो, माइनस कर दो। चलो ये केस हो गया। अभी हम दूसरा देखते हैं। यहां पे बी ने 50,000 रुपए क्रेडिट किए, बट यहां पे कोई क्रेडिट है नहीं। यहाँ पे कोई पेमेंट 50,000 वाली ऐसी है नहीं। तो हम इसका क्या कर सकते हैं बताओ? मैंने 50,000 को क्या किया? माइनस। बैंक वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, राइट। मैंने बी को पेमेंट की, बी ने चेक ही नहीं लगाया, तो मेरे अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट ही नहीं हुए। वो 50,000 कहीं पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये जो मैंने माइनस कर रखा है, इसको रिवर्स करने का क्या तरीका होगा? देखो पासबुक वालों ने कुछ नहीं किया, मुझे इसके बराबर आना, तो मैं क्या करूं बताओ? मुझे तो इसकी नकल करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा 50,000। तो मैं 50,000 ऐड करूंगा, इसको मैं लिखूंगा चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। ये जो टर्म्स लिखनी है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैंने चेक दिया बट उन्होंने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए। 50,000 मैंने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने लेस कर रखा था, बैंक वालों ने नहीं लेस किया। तो मुझे बैंक को मानना है। मैं कहां पे हूं? कैश बुक पर। मुझे पहुंचना कहां है? पासबुक पे। तो मैं किसकी नकल करूंगा? पासबुक की। पासबुक की नकल करूंगा तो जो पासबुक ने किया मैं भी वैसे ही रहूंगा। पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको क्या कर रखा है? माइनस। तो मैं इसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा? ऐड। तो मैं भी क्या कर देता हूं? इसको ऐड कर देता हूं। मैंने ऐड में डाल दिया, राइट। अब ये टर्म्स हमारी सारी होगी। अब इधर देखते हैं। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। तो अगर हमारे अकाउंट में कोई भी कस्टमर डिपॉजिट करेगा, मान लो आप जाके मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करोगे, तो बैंक वाला क्या करेगा? मेरे नाम से वो ऐड कर देगा ना। तो देखो ये क्रेडिट कर रखा है 20,000 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट। पासबुक वालों ने ऐड किया, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? मैं भी ऐड करूंगा। मुझे क्या करनी है? नकल करनी है। अब देखो यहां पे मैं लेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं पासबुक थोड़ी ना हूं, मैं क्या हूं? कैश बुक। मुझे नकल करनी है किसकी? पासबुक की। तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो मैं अपने आप में 20,000 रुपए ऐड कर लेता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट डिपॉजिट 20,000, राइट। चलो जी,
उसके बाद ये इंटरेस्ट एक क्रेडिट हो रखा है 1000 रुपए का, राइट। 1000 रुपए का जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रखा है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने कुछ नहीं किया। पासबुक वालों ने क्या किया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपए ऐड कर दिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। मुझे क्या करनी है, पासबुक की नकल। अब इस नकल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं भी ऐड करूंगा, बिल्कुल कॉपी करो 1000। तो मैं भी यहां पे क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट 1000। तो मेरे ऐड वाले टोटल अमाउंट कितने हो गए, 71,000, और माइनस वाला कितना हो गया, 20,000। ध्यान से देखो, 20,000 प्लस 71,000, टोटल आपका कितना हो गया, 91,000, माइनस 20,000 कितना आ गया जी, 71,000। बात क्लियर हुई, थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, इसको जैसे मर्जी कर लो आप। ये तरीका जो है ये बेस्ट तरीका है, इससे आपकी गलती भी नहीं होगी, आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि आप जहां पे हो और आपको जहां पे पहुंचना है, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां की आपको क्या करनी है, नकल करनी है, राइट। सो मेरे पास बैलेंस कितना था, 20,000। उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पासबुक की नकल की है, मैं अपने आप ही 71,000 पे पहुंच गया। ये क्लियर है। अभी इसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। अभी हम पासबुक ऊपर रखने वाले हैं और कैश बुक नीचे रखने वाले हैं, राइट। हाँ जी दोस्तों, अभी हमने रिकंसिलिएशन का एक तरीका सीखा, राइट, कि रिकंसिलिएशन हम कैसे कर सकते हैं। दोनों अकाउंट्स को सामने रखो, देखो, एक की नकल करो और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उसी रिकंसिलिएशन के मेथड से अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। मैं आपको दिखाता हूं कि वो मेथड कैसे हम ओवरड्राफ्ट में भी लगा सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक माइनस का साइन लगाना है और सारा क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। ना आपको बहुत सारे मेथड्स रटने की जरूरत है कि ये ऐड होगा, ये लेस होगा। आपको सिर्फ एक वर्किंग बनानी है और देखना है कि आप कहां हो, आपको पहुंचना कहां है, आपको किसकी नकल करनी है। आप उसकी नकल करो, आपको क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, राइट। तो उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने सीखी कि कैश बुक और पासबुक दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो ऑपोजिट आते हैं। उसका रीजन क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, कैसे हम अपनी बुक्स में एंट्रीज करते हैं और कैसे बैंक अपनी बुक्स में एंट्रीज करता है। सो हमारा डेबिट, अगर हम कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं, और क्रेडिट कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं। वही पासबुक के लिए उल्टा रहता है, अगर पासबुक में कुछ क्रेडिट है इसका मतलब वो प्लस है, और पासबुक में अगर कुछ डेबिट है इसका मतलब वो माइनस है, राइट। तो अभी हम असाइनमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। अपनी असाइनमेंट निकाल लीजिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, राइट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें भी हमें एक सिंपल सा BRS बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम अपने मेथड से करने वाले हैं, राइट। जिस मेथड से मैंने आपको समझाया उसी मेथड से एक क्वेश्चन होगा और बड़े इजी तरीके से होगा। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको दे क्या रखा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो बैलेंस क्या है देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2006 इज 6340, राइट। क्वेश्चन मिल गया सबको, ओके। सो आपको बुक्स दे रखी है, उसमें बता रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सो हमें क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर आपको कैश बुक दे रखा है, चलो जी अच्छी बात है। अब इस बैलेंस एज पर कैश बुक को साथ में उसको दे रखा है आपको कि ओवरड्राफ्ट है। तो मैंने तो भाई ओवरड्राफ्ट के लिए आपको कोई अलग मेथड कराया ही नहीं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई नया मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट नेगेटिव में है, आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया अपने डिपॉजिट से, राइट। सो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो 6340। सो साथ में मैंने क्या लगा दिया है, नेगेटिव। अगर ये मान लो पॉजिटिव होता तो मैं कुछ नहीं करता, राइट। अभी यहां पे क्या दे रखा है कि इट्स अ ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या हो जाएगा, ये
माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे एक माइनस का साइन लगाना है और कुछ नहीं करना। बाकी क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। सो बैलेंस एज पर कैश बुक इज 6340। आपको कैश बुक से जाना कहां है? बैलेंस एज पर पासबुक पे। सो आप हो क्या? कैश बुक। आपको जाना कहां है? पासबुक। तो आप नकल किसकी करोगे? पासबुक की नकल करोगे। तो नकल करो पासबुक की। सबसे पहले हम उसी तरीके से दो कॉलम बना लेंगे। ये क्या हो गया आपका? कैश बुक, जो कि हम हैं, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं वी आर कैश बुक। हमें जाना कहां है? पासबुक पे। तो हम नकल किसकी करेंगे? पासबुक की, राइट। अब एक एक करके हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे, उसको डिटेल में करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि ओवरड्राफ्ट में ये प्लस होगा ये लेस होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो कि आप कहां पे हो? कैश बुक पे। आपको जाना कहां है? पासबुक पे। आपको क्या करना है? पासबुक की नकल करनी है, राइट। ओके, चले। सो आपको पहला पॉइंट तो यही है कि दे रखा है आपको 6340, इट्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। उसके बाद वो आपको कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2006 रुपीज 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे बैंक हमें क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा हमें या हमसे लेगा? लेगा। नॉर्मली यहां पे लिखा भी होता है कई बार कि इंटरेस्ट डेबिटेड और क्रेडिटेड। अगर बैंक वाला डेबिट कर रहा है इसका मतलब वो माइनस कर रहा है। अगर बैंक वाला क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब वो प्लस कर रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होगा? डेबिट में होगा। क्यों? क्योंकि हमने अगर बैंक में जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा पैसा उधार ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक हमसे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक वालों ने क्या किया है? 160 लेस किया है। सो इट इज माइनस 160। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, राइट। सो हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ भी नहीं किया। आप क्या हो? कैश बुक। आपको क्या करना है? नकल करनी किसकी? पासबुक की। तो इसके बराबर आने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं भी 160 माइनस कर दूंगा, राइट। सो उसी तरीके से हम दो कॉलम बना लेंगे, एक ऐड का और एक लेस का। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160, ये मैंने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया, राइट। कोई डाउट? पासबुक वालों ने माइनस 160 किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं इसके बराबर आने के लिए खुद में क्या चेंज करूं? मैं भी माइनस 160 कर लेता हूं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस ऑफ ₹30, राइट, फॉर द अबव पेड आर डेबिटेड इन द पासबुक। सो हमारे पास कुछ बैंक चार्जेस है। बैंक क्या करता है? टाइम टू टाइम चार्जेस लगाता है। जैसे आप एटीएम के लिए चार्जेस होते हैं, 114 रुपए कुछ करते हैं ना, 100 रुपए एनुअल चार्ज होता है बैंक का। उसी तरह हम चेक बुक इश्यूज कराते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, तो बैंक क्या करता है? चार्जेस लगाता है। तो वो बैंक चार्जेस क्या होते हैं? हमारे अकाउंट में डेबिट होते हैं, मतलब माइनस होते हैं। तो बैंक ने एक बैंक चार्ज 30 का लेस किया हुआ, हमने उसका कुछ भी नहीं किया। तो हम उसके बराबर आने के लिए क्या करें बताओ? हम भी माइनस कर लेते 30 ताकि हम इसके बराबर आ जाए। हमें क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ पासबुक की नकल करनी है और कुछ नहीं करना। सो हम यहां पे लिख देंगे बैंक चार्जेस, हम इसे भी लेस वाले में डाल लेते हैं, राइट। क्लियर है जी? बैंक ने माइनस किया था 30, हम कैश बुक है, हमें इसकी नकल करनी है, हमने भी कर दिया माइनस 30। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट कहता है चेक इश्यूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2006 अमाउंटेड टू ₹1168। सो चेक इश्यूड, चेक इश्यूड का मतलब है कि मैंने लोगों को चेक दिया, मैंने लोगों को चेक इश्यू करके दिए। जैसे ही मैं कोई चेक इश्यू करके दूंगा, साइन करके दूंगा, मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा? एंट्री पास करेगा। लेट्स से मैंने किसी को पेमेंट की, एक्स को पेमेंट की, मैंने एक्स को चेक काट के दिया, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी? एक्स टू बैंक। उसी तरीके से पैसे निकल गए, राइट। हमने तो एंट्री कर ली, बट बैंक जो है वो कब एंट्री करेगा? जिसको मैंने चेक दिया वो जब चेक लगाएगा तब जाके बैंक एंट्री करेगा। तो उसने तो अभी तक चेक लगाया नहीं,
राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना, 1168। तो जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया, माइनस क्या किया मैंने, 1168 मैंने माइनस कर दिया 1168। क्लियर है। जैसे हम किसी को भी चेक देंगे हम अपने अकाउंट में माइनस करेंगे, राइट। तो कैश बुक है, हमने क्या किया, माइनस किया 1168। बैंक वालों ने क्या किया, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि जिसको हमने चेक दिया वो भूल गया भाई, नहीं अभी तक लगा, तो हमारे अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट नहीं हुए, तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया। हमें इसके बराबर आना है, तो हम तो ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, ऐड 1168, हम इसे ऐड कर लेंगे। सो चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड 1168। क्लियर है जी, ओके डन। अगला पॉइंट देखें। हाँ जी, तो अगला पॉइंट आपको दे रखा है कि चेक पेड इनटू द बैंक नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2006 वर 2170। सो हमने क्या किया, हम बहुत सारे चेक रिसीव किए। ऑब्वियसली बात है, मुझे बहुत सारे लोग पेमेंट देंगे, चेक में देंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास चेक आएगा, मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट टू एक्स। मुझे एक्स से पैसे आए, मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। मैंने एंट्री कर दी, मेरे अकाउंट में क्या हो गए, ऐड। बट बैंक वाला तो इस तरीके से ऐड नहीं ना करता। मैं अपनी जेब में अगर कोई चेक डालूंगा तो क्या मेरे बैंकर को सपना आएगा, नहीं ना। तो मैंने चेक लिया, अपनी जेब में डाला, उसी समय मेरे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिया। अमाउंट कितना है बताओ, 2170। सो 2170 का एक चेक आया, जैसे ही मेरे पास आया मैंने उसे ऐड कर दिया, राइट। यही करना चाहिए था, मैंने ऐड कर दिया। बट अभी तक मेरे बैंक को वो पैसे नहीं मिले, राइट। तो बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया। क्यों नहीं मिले, हो सकता है मैंने अभी बैंक को चेक डिपॉजिट कराया, एक ही दिन हुआ है, उसका प्रोसेस है, 2-3 दिन में पैसे आ जाते हैं। या मान लो उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, वो चेक वापस आएगा। तो कुछ भी होगा, मैंने क्या किया, 2170 ऐड कर दिया। बैंक ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो मैंने जो ये 2170 ऐड किया हुआ, इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं बताइए। मैंने चेक रिसीव किया, मैंने उसी टाइम एंट्री कर ली। बैंक कब एंट्री करेगा, जब बैंक को पैसे मिलेंगे। तो बैंक को पैसे मिले ही नहीं, राइट। बैंक को पैसे मिले ही नहीं है, तो मुझे इसके बराबर आना है। मैं क्या करूंगा, 2170 माइनस करूंगा। सो चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। तो हमने चेक डिपॉजिट करा दिया, बट बैंक ने अभी तक हमारे खाते में पैसे जमा नहीं किए, राइट। कितना अमाउंट है, 2170। ठीक है जी, डन। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखो क्या है, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। सो पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब ऐड हुआ है। वैसे भी देखो, हमने कहीं पे कोई एफडी करा रखी होगी, उसका इंटरेस्ट मिला है, या हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें क्या है, ब्याज मिला। ब्याज मिला कितना है जी, 1200 रुपए का। सो 1200 रुपए का ब्याज मिला है, हमने उसकी एंट्री नहीं पास की, पासबुक वालों ने कर दी। पासबुक वालों ने क्या किया, 1200 रुपए हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया, बट हमने किया ही नहीं, हमें पता नहीं चला कि 1200 रुपए ऐड हुए। तो इस 1200 के बराबर आने के लिए हम भी क्या करेंगे, 1200 को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1200, तो 1200 रुपए ऐड करेंगे, राइट। डन। चलो, सारे पॉइंट हो गए। अब आपको करना है क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, तो ऊपर आपको माइनस लिखना है। अगर गलती से भी आप ये माइनस लिखना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद बहुत सिंपल है जी, इन दोनों को ऐड करो। ऐड वाला अलग से ऐड कर लो, लेस वाला अलग से कर लो। सो ऐड वाले को अगर मैं ऐड करूं तो ये बनेगा 2368। तो ये क्या है, प्लस, ऊपर क्या है, माइनस। सो कोई फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बचपन से आता है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। साइन किस चीज का रहेगा, जो अमाउंट बढ़ा है। अमाउंट कौन सा बढ़ा है, 6340। तो 6340 अमाउंट बढ़ा है, इसलिए यहां पे क्या साइन रहेगा, माइनस का। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बट लेस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये जो सारी चीजें
ये भी कर लो, ये आ गया आपका 2170 प्लस 30 2200, ये आपका आ गया 2360। सो 2360, तो ये मैं लेस कॉलम में लिख रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा, माइनस में होगा। अब ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, करो कितना आ रहा है 6340, यस 6340 में से 2368 लेस करो, कितना आया, करो, 3972 आएगा ये नेगेटिव में। सो 3972 ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव वाला अमाउंट बड़ा है, बट यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान है, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा। सो 3972 माइनस में है, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट निशान माइनस का रहेगा, राइट। कितना आया, करो, 3972 प्लस 2360, माइनस माइनस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 6332 आ जाएगा। चेक करो, यही है, ठीक है। तो समझ आया, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो, ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं यहां पे माइनस नहीं लगाता, राइट, मैं यहां पे माइनस नहीं लगाऊंगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। वही ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस का साइन लगाना। सिर्फ एक साइन लगाने से अगर काम हो रहा है, तो मैं क्यों इतने मेथड याद करूं, राइट, सिंपल है, नकल मारना समझ आया। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, बोलो, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी दोस्तों, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मिला, यस यस, मैसर्स न्यू स्टील वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ओवरड्राफ्ट और बिना ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में आप जब बैलेंस लिखोगे उसमें क्या साइन लगा दोगे, माइनस का, सारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो माइनस का साइन नहीं लगाना है, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो आप माइनस का साइन लगा दोगे, दैट्स इट। करें, ओके। सो दोबारा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बीआरएस बनाएंगे। देखो बैलेंस कौन सा दे रखा है आपको, कैश बुक का कि पासबुक का, कैश बुक का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओके। सो बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस आपको कैश बुक का दे रखा है, आपको जाना कहां है, बैलेंस एज पर पासबुक। सो आप हो क्या, कैश बुक, जाना कहां है, पासबुक। आपको क्या करनी है, नकल, नकल किसकी, पासबुक की। तो आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे, आप क्या हो जी, कैश बुक, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं वी। सो हम क्या है, कैश बुक, हमें पहुंचना कहां है, पासबुक पे, राइट। चले, चलो जी। सो आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2011, इट इज 245900। सो 245900। ओहो, ये तो ओवरड्राफ्ट है, तो क्या मैं कोई अपना मेथड बदल दूं, किसी और तरीके से करना शुरू कर दूं, नो, कुछ नहीं करना है, यहां पे माइनस का साइन लगा दो, राइट। अब मैं हूं कैश बुक, मुझे जाना कहां है, पासबुक पे। उसी तरीके से हम दो अलग अलग एड्स बना लेंगे, एक ऐड का बना लेते हैं, एक लेस का बना लेते हैं। सो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट डेबिटेड। ओहो, डेबिटेड मतलब पासबुक ने डेबिट किया, मतलब माइनस हुआ है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2011 बट नो एडवाइस रिसीव, मतलब बैंक वालों ने 27870 का अमाउंट हमारे अकाउंट से
डेबिट कर दिया है, डेबिट किया है, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया, बट नो एडवाइस रिसीव्ड, हमें तो पता है ही नहीं भाई, अपने आप ही माइनस कर दिया, राइट। तो हमें कुछ भी नहीं पता कितना लेस किया जी, 27870। हम क्या है, कैश बुक, हमें नकल किसकी करनी है, पासबुक की। पासबुक वालों ने क्या किया, 2780 माइनस किया, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। बराबर आने के लिए क्या करो, इसको तो छेड़ नहीं सकता, खुद को बदलो, कैसे, 27870 आप भी माइनस कर दो, बराबर आ गया। सो लेस करेंगे हम इंटरेस्ट डेबिटेड 27870। क्लियर है जी, ओके। चलो नेक्स्ट है चेक इश्यूड बिफोर 31 दिसंबर 2011 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। 31 दिसंबर तक हमने चेक इशू किए, मतलब हमने माइनस किया है, कितना कितना माइनस किया है जी, देखो 66,000। जैसे ही हम चेक इशू करते हैं किसी को, हम क्या करते हैं, उस बंदे का अकाउंट लेते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। आप मेरे पास आए, मैंने आपको चेक काट के दिया, मेरा अकाउंटेंट साथ के साथ एंट्री कर देगा। बट जब तक आप वो चेक अपने बैंक को डिपॉजिट नहीं कराओगे और आपका बैंक मेरे बैंक तक नहीं आएगा, मेरे बैंक से कोई पैसा निकलने वाला नहीं है, राइट। तो आपने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किए, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट ही नहीं हुए। तो अगर मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, राइट, तो बैंक वालों ने इसे कोई डिडक्शन नहीं की, मैंने तो गलती से डिडक्ट कर रखे हैं। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं बताओ, 66,000 मैंने माइनस कर रखा है, बैंक वालों ने क्या किया, कुछ भी नहीं। मैं इसके बराबर आने के लिए क्या करूंगा, मैं इसे ऐड बैक कर दूंगा, जो मैंने लेस किया उसको सही करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो मैं ऐड कर दूंगा कितना, 66,000। चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुए 66,000 के, मैंने चेक काट के दिया, मैंने उसी टाइम माइनस कर दिया, बैंक वालों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक वालों के पास पहुंचा ही नहीं। तो अपनी गलती सुधार लो, माइनस आपको इसकी नकल करनी है, माइनस में है, इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड बैक। नेक्स्ट देखिए, कहता ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड टू द कंपनी। सो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी, हमारे बैंक में सीधा ही जमा करा दी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ अच्छे कस्टमर होते हैं अकाउंट में सीधा ही डिपॉजिट करा देते हैं, राइट। उसी तरह गवर्नमेंट भी हमारी बहुत अच्छी है, उसने सब्सिडी हमारे अकाउंट में सीधा ही डिपॉजिट करा दी। तो बैंक वालों ने क्या किया, उस सब्सिडी को ऐड, कितना 42,500 बैंक वालों ने ऐड किया। मैंने क्या किया है जी, कुछ भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, नो एडवाइस हैज बीन रिसीव्ड। तो मैं इसके बराबर आने के लिए क्या करूं, मैं अभी ऐड करूंगा। सिंपल है मेथड, राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ नकल करनी है। बैंक वालों ने ऐड कर रखा है भाई, मैं भी ऐड करूंगा, सब्सिडी डायरेक्टली क्रेडिटेड। बैंक ने सीधा ही हमारे अकाउंट में 4250 गवर्नमेंट की सब्सिडी को ऐड कर दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया था। उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, इसे ऐड कर लिया। सो 4250 आपका 500 ऐड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2011। मुझे किसी कस्टमर ने क्या किया, चेक दिया या ड्राफ्ट दिया, कितने का, 13,500 का। सो 13500। जैसे ही मुझे चेक या ड्राफ्ट मिलेगा, मेरा अकाउंटेंट सबसे पहले उसे क्या करेगा भाई, ऐड करेगा। तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, 13,500 ऐड कर लिया। बैंक वाले कब ऐड करेंगे, जब उनको वो पैसे मिल जाएंगे। तो उनको तो अभी तक पैसे मिले नहीं, राइट। मैंने क्या कर रखा है, उसे ऐड कर रखा है। मुझे भाई इसकी नकल करनी है, इसने नहीं ऐड किया तो मुझे भी नहीं ऐड करना चाहिए था, गलती से ऐड कर रखा है। ठीक करने के लिए क्या करूंगा, 13,500 मैं लेस कर दूंगा। सो चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 13,500। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। आगे बता रहा है बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। नाउ क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब ऐड किया, कितना 83,600।
सो 83,600 बैंक वालों ने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। हमने क्या किया है जी, कुछ भी नहीं, बिकॉज नो एडवाइस हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो हमें तो पता ही नहीं चला जी, हमें तो बताया ही नहीं। तो हम इसके बराबर आने के लिए क्या करें, इसे तो हम छेड़ नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इसके बराबर आने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, 83,600 को ऐड करना पड़ेगा। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने सीधा ही कलेक्शन कर रखी है 83,600 की। 83,600 की कलेक्शन है, क्लियर है, ओके, समझ आया ना। बैंक वालों ने 83,600 ऐड कर रखा है, हमने क्या किया है जी, कुछ भी नहीं। तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, ऑब्वियसली बात है, बैंक की नकल करनी है हमें। चलो जी, लास्ट पॉइंट कहता अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय बैंक बट फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। सो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। अब बैंक भी गलतियां कर रहे हैं जी, बैंक ने कोई चार्जेस लगा दिए या कुछ कर दिया, हमारे अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया। अगर बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने माइनस किया है। तो अगर बैंक ने माइनस किया है 7400 और हमें बैंक की नकल करनी है, तो हमें भी क्या करना चाहिए जी, माइनस 7400, है ना, सिंपल। अगर बैंक ने माइनस किया है तो हमें भी माइनस करना है। सो रॉन्गली डेबिटेड 7400 बैंक ने क्या किया, गलती से हमारे अकाउंट में माइनस कर रखे हैं, राइट। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था क्योंकि हमें एडवाइस ही नहीं मिली। अब हमें इसके बराबर आना है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस 7400, ताकि हम इसके बराबर आ जाए। क्लियर है, ओके, ठीक है जी, करिए जी, इसका टोटल कीजिए, कितना आ रहा है बताइए मुझे। 66,040 टू 500 करो, कितना आ रहा है, 192100। अब ये प्लस है, ऊपर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 53,800, पक्का, ओके। माइनस का साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का अमाउंट बड़ा है। 245,900 इज बिगर देन 192100, तो ऑब्वियसली बात है माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन ही प्रिवेल करेगा। सो माइनस 53,800 आ गया। अब इसका टोटल करो, कितना आ रहा है, माइनस में आएगा ये 48,770, चेक करो, ओके। सो ये माइनस में आएगा, ये पॉइंट क्लियर है ना। अगर मान लो नॉर्मल हो, ओवरड्राफ्ट ना हो, यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो आपको माइनस का साइन लगाना, वरना कुछ नहीं करना है, राइट। क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। प्लस माइनस सबको आता है, बचपन में सीखा है, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कर दो, देखो कितना आ रहा है। जो भी आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट निशान माइनस का ही रहेगा। जो बड़ा अमाउंट होता है उसी का साइन प्रिवेल करता है। करो जी, कितना है, 102570, ठीक है। तो ये भी क्या आया, ओवरड्राफ्ट ही आया, राइट। ये भी क्या आया, ओवरड्राफ्ट आया। माइनस के निशान का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आप सिंपल है ऐसे निकालो, अगर यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो ओवरड्राफ्ट। अगर पॉजिटिव आता तो नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस, तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, यहाँ पे अगर आपको ओवरड्राफ्ट नहीं दे रखा है, नॉर्मल बैलेंस दे रखा है, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो ये प्लस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस में आएगा। फिर ये लेस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपका माइनस में आंसर आए, इट मीन्स इट्स अ ओवरड्राफ्ट, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट्स मीन्स इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, राइट। क्लियर है, समझ आ गया। तो नकल करने वाला मेथड जो है
ये हर सिचुएशन में लगेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये इशूड, ये क्रेडिट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? ओके।